नमस्कार, सिटीजन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ में है विजय राउत, जो शिक्षा संस्थान के संचालक है। और शिक्षा संस्थानों का बहुत बड़ा पिछले 2 महीने से हमने देखा कि पूरे जो विद्यार्थी है, सारे विद्यार्थी परेशान हो गए। जहां नीट की एग्जाम वापस री एग्जाम हो रही, वहीं पे सीबीएसई में भी पेपर जांच घोटाला सामने आया, जिसमें कई विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन उठाया, कई के मार्क्स कम ज्यादा हो गए। ऐसी व्यवस्था के बीच मानसिक संतुलन किस प्रकार से विद्यार्थी रखे और क्या सिस्टम में सुधार होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बिगाड़ भी हो तो इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हो गया तो डबल से एग्जाम दे दो, पेपर खराब है तो रीचेकिंग को भी हमने डालना है। रैंडमली ऐसा नहीं होता कि चलो हम पूरे खुद ही पेपर रीचेक कर ले। ये सरकार की जिम्मेदारी। सरकार लेकिन आपसे पूछेंगे कि आपको रीचेक कराना है क्या, भली गलती आपकी हो ना हो, एप्लीकेशंस आपको देनी है, फीस यदि होती है तो उसकी आपको जमा करानी है और उसका इंतजार भी आपको करना है। ऐसे शिक्षा संस्थानों से देश का भविष्य कितना उज्जवल है। हमारे पास एनिमेशन कॉलेज के संचालक विजय राउत है, जानते हैं उनसे कि ये शिक्षा व्यवस्था का क्या आगे परिणाम पड़ेगा और क्या इसकी सुधारना हो सकती है, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी ले सकता है। विजय, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल यानी कोई पहला प्रकरण नहीं है कि जहां पेपर, इससे पहले भी पेपर फूटे थे, पेपर का इसके पहले भी होता था। सीबीएसई के जांच में इस बार सामने बड़ा घोटाला है, वो भी होता होगा। अब ये जानबूझ के किए जाते हैं, सिस्टम की चूक रहती है, मैनिपुलेशन रहता, इतनी सारी लोगों को व्यवस्था करना। क्या लगता है, सिस्टम में चूक है, विद्यार्थियों की चूक है, पेरेंट्स की चूक है, या सरकार का ध्यान नहीं है? नहीं, देखो, मुझे क्या लगता है कि मुझे पता है कि मैं एक संस्था चलाता हूँ। विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी क्या होती है, एक संस्थान को पता रहता है कि उनके भविष्य के लिए ही एजुकेशन होता है। सही मायने में विद्यार्थी एजुकेशन क्यों लेते हैं? अपने भविष्य के लिए लेते हैं। तो ये हो गया, चलो मैं मानता हूं कि ये गलती हो गई, होते रहती है, चलो हो गई, चाहे कैसी भी हो गई। वो तो उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। पर उसके बाद में जो स्टेटमेंट आते हैं, उससे बड़ा डर लगता है। उसके बाद में जो मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हैं, कुछ सरकार के लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, कुछ सलाहकारों के स्टेटमेंट आते हैं, कुछ मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के, वो बड़े आदमी को डिप्रेशन में डालते कि आगे क्या होगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये तो चलते रहता है, रूटीन नहीं है, ये रूटीन है। हो गया तो हो गया, ये तो होते रहेगा, नई एग्जाम दे देंगे। आप मुझे बोलो, वो लड़का 9वीं से 8वीं 9वीं से स्टार्ट करता है, मुझे क्या बनना है, 4 साल की तैयारी रहती है, 4-5 साल की उसकी तैयारी रहती है। पेरेंट्स भी उसके साथ में रहते हैं। वो 12वीं का अभ्यास उसको कम करने लगाते हैं, लेकिन नीट की एग्जाम के लिए उसको तैयारी करने लगाते हैं। उसके लिए वो कोचिंग लगाते हैं। दिन रात बच्चा मेहनत करता है, दिन रात बच्चा पढ़ाई करता है। उसके बाद में अगर उसको पता चले कि पेपर फूट गया है, एग्जाम कैंसिल हो रही है और एग्जाम कैंसिल हो रही है, एग्जाम होने के बाद में भी अपने को री एग्जाम देना पड़ेगा, एनर्जी एक बार, यानी जो स्ट्रेस उसने समझो 5 तारीख को पेपर देने के बाद उतारा होगा, फिर 4 दिन बाद वापस आ गया। वो एनर्जी डिस्पर्समेंट जो होती है ना, एनर्जी की, वो एक बार होती है। दोबारा अगर तुम करने जाओ, वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। हाँ? और वो री एग्जाम देने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसकी उसका तो मानसिकता तो देखो बच्चे की, कि वो 4 साल उसने पढ़ाई किया, एक बार वो उसने एनर्जी लगाई, और उसके बाद दोबारा तुम उसको बोलो कि 10 दिन के बाद में तुमको दूसरा पेपर देना है। एक पहाड़ पे चल रहा है, झंडा गाड़ दिया, वहां पे झंडा आ गया, फिर आराम करने बैठा, वापस आ गया, फिर बोलता नहीं तुम्हारा झंडा वापस लगाओ, फिर वापस चढ़ना पड़ेगा, वापस चढ़ना पड़ेगा। आप मुझे बोलो कि उसकी मानसिकता का कुछ ख्याल इन जो सत्ताधारी है उनको है? नहीं है ना, नहीं उसका। अभी देखो, यानी एक छोटे से, ये तो हो गया शिक्षा संस्थानों का। एक जज ने बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया, तो सारे देश के युवा भले ऑनलाइन आए, वो कहीं ना कहीं से उन्होंने प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया, बराबर। लेकिन हमने देखा कि आंदोलन यहाँ पे किसानों के साल भर चले, 700-800 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी आंदोलन का सरकार पे कहीं असर हो रहा है ऐसा नहीं लगता। तो आंदोलन भी अब लोगों को धीरे, अभी जैसे एनएसयूआई ने भी जो सीबीएसई का पूरा मुद्दा उठाया, सारे जगह प्रोटेस्ट किए,
अब एक दिन के प्रोटेस्ट में कितना होगा? कल समझो जंतर मंतर पे हो भी गया, विपक्ष भी मैं बोल रहा कि जिस ताकत से विरोध करके उस चीज को सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं होता, क्योंकि एक तो सत्ता सुन नहीं रही, या तो इनका विरोध प्रॉपर नहीं है। आप मुझे बोलो, आप दिन भर मोबाइल में रहते हो, मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे गेम्स है, बराबर है, पूरे इन्वॉल्व हो गए आज की पीढ़ी, वो मोबाइल, युवा पीढ़ी भी, अब युवा पीढ़ी पूरी। और अगर उनको कुछ बोला, वो क्या बोलते हैं, मैंने कल डाल दिया, मैंने निषेध व्यक्त कर दिया, बोलते वो मैंने लाइक कर दिया, मैंने लाइक कर दिया, मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने उसका काम हो गया, उसका काम हो गया, उसकी कोई जवाबदारी नहीं, मैंने मेंबरशिप उसके ये भी कर लिया, उसका ये फॉलो भी कर लिया, मैंने फॉलो भी कर दिया, बराबर है, हो गया उसका काम। तो अगर रिवोल्ट होगा नहीं, इसके अगेंस्ट में अगर रिवोल्ट नहीं होगा, रास्ते पे नहीं होगा, और वो मोबाइल पे होगा सिर्फ, तो उसका उपयोग नहीं चला, उसका उपयोग होगा क्या? मोबाइल में फेक भी रखे ना। इस बार अगर हमारे देश में ऐसे ही अराजकता आ गई, तो समझो हम तो 1000 साल थे गुलामगिरी में, अभी साल वाले लोगों को किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कुछ पड़ी नहीं उनको। दूसरी बात क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ, बेचारा घर से आदमी निकलता है, आदमी घर से निकलने के बाद में सोचता है कि मैं मेरे घर को कैसे पालूं, उसको पगार होता है, किसी को 20,000, किसी को 40,000, इतनी बड़ी महंगाई आज हो गई है, वो तो पेट पालने में ही उसके उतने पैसे चले जाते हैं। वो अगर सोचेगा किसी नेता के मन से अगर रास्ते पे आ गया है और उसको पकड़ा गया, उसके फैमिली का क्या होगा, वो सोच के। ये बहुत बड़ा कारण है कि भाई जब प्रोटेस्ट में जाना है तो खुद की सिक्योरिटी क्या है, खुद की सिक्योरिटी क्या है, बराबर। यदि सही में पकड़े गया, 2 दिन रह गया तो 2 दिन उसके हो गया, ना वो नेता उसको बचाता है बाद में, ना खुद अपने आप को बचा पाता है, उसकी जिंदगी। और अक्सर ऐसे ही लोग पुलिस से ये होते हैं, पकड़े जाते हैं, डंडे भी ये खाते हैं, और अंदर भी ये लोग जाते हैं, नेता बाजू से होके निकल जाते हैं। नेता शुरुआत में आपको आंदोलन में आगे करते थे, बाद में नहीं रहते, वहां से निकल जाते। तो वो तो बेचारा गया, क्यों आएगा प्रोटेस्ट में? वो प्रोटेस्ट में ना आने के बहुत सारे कारण है, और जो प्रोटेस्ट में लड़के आते हैं, वो लड़कों को अगर आपने देखा होगा, कल एक वो वो अपना दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जैसे युवा लोग आ गए, कुछ युवा लोग ऐसे भी आ गए कि जो हिंदुइज्म वाले थे, बराबर है, उन्होंने उसमें जात पात ला लिया, बराबर है। ये खान सर का हुआ, उन्होंने जात पात ला लिया। वो खान को आज तक मैं जो जानता था, वो एक अच्छा टीचर है करके जानता था, आज मैं ओरेटर है, मैं एक फयाज करके जानता हूँ। उसको ऐसा डिस्प्ले कर दिया, उसको ऐसा पोर्ट्रे कर दिया, बराबर है। सही मायने में देखो तो मैं खान सर के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो बात में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर तुमको सिस्टम अच्छी करनी है, एजुकेशन सिस्टम, तो सबसे पहले पूरे कोचिंग क्लासेस बंद करो, सबसे पहले। क्यों होना कोचिंग? सरकार के पास व्यवस्था होना पढ़ाने की, सरकार के पास व्यवस्था पड़ी। 2.5 लाख रुपए तुम पगार दे रहे हो, युवा पढ़े हैं, कोचिंग में भी कहीं लड़का तो कहीं ना कहीं स्कूल में तो एडमिशन रहता ही होता, बिना स्कूल के एडमिशन के तो नहीं आता। स्कूल में इसको पढ़ाते नहीं करके वो कोचिंग लगाता है ना। जब हम पढ़ते थे तो हमारे वो कोई कोचिंग नहीं था, हम तो कोचिंग हम तो ट्यूशन लगाते तो ढक्कन का है बोलते थे, लोग बोलते थे इसको आता नहीं होगा करके उसके बाप ने ट्यूशन लगाया, बोले। आज क्या हो गया, आज वो ट्यूशन अगर नहीं लगाई तो स्टेटस हो गया ट्यूशन का। कौन सी स्टूडेंट पढ़ता है, अरे मेरा तो लड़का उसमें पढ़ता है, वो इसमें पढ़ता है, वो ट्यूशन। अरे तुमने वो ट्राई करना था, मार्क कम आए होंगे, बोले तुमको नहीं मिलाऊंगा। तो आप मुझे बोलो कि ये जो सिस्टम है, फिर एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उनका काम क्या है? उनका एडमिशन लेना, कागज पे देना, कागज फिल करना। आज तो मुझे यूनिवर्सिटी का काम ऐसा लगता है कि वो एनईपी का ये आ गया, अभी सर्कुलर आ गया कि पूरे बच्चे एनईपी के इससे पढ़ेंगे, अंतर्गत पढ़ेंगे। अब तुमने एनईपी का देखा क्या है? तो एनईपी में जब 12वीं के बाद में बच्चा ये सोचता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे मेडिसिन में जाना है, या जो कुछ सोचता होगा, जो भी क्षेत्र में सोचता है, और उसके साथ में 10 सब्जेक्ट इनके आ गए, बराबर, एडिशनल वाले, तो कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। वो कंसंट्रेशन नहीं करेगा तो बच्चा वो आगे चलकर उस विषय में अगर कंसंट्रेशन किया है नहीं तो कुछ होगा क्या? जिसको सब आता उसको कुछ नहीं आता, वो बेकार हो गया। और वैसे बेकार लोगों को तुम कॉकरोच बोलते हो, तुम ही कॉकरोच बोलते हो, बेकार तुम बनाते हो, कॉकरोच तुम ही
बोलते हो उनको, तो वो कॉकरोचेस अगर बोला और उन्होंने अगर रिएक्ट किया तो बिगड़ा देते। कौन सा ये है? कॉकरोच, तुमने लोगों को कॉकरोच बोला, लड़कों को कॉकरोच जमा हो गए। कॉकरोच जमा हो गए। तुमने तो कॉकरोच बोला ना। इतना बड़ा हमारे क्या बोलते उसको, जज, इतना बड़ा जज जिसको पूरा देश मानता है, वो जज ने ऐसा बोलना कितना उचित है, आप मुझे बताओ। नहीं है ना, करके इतना बड़ा सारा यानी वो हो गया। उसके बाद में दो बड़े मुद्दे आ गए, दो बड़े मुद्दे आ गए, यानी एनईटी का, इसका नीट का, और उसके साथ में सीबीएसई का। हाँ, दो बड़े मुद्दे आ गए। आज उसके ऊपर तुम स्टेटमेंट नहीं कर रहे हो कुछ भी। अरे तुम्हारी जवाबदेही क्या है कि अगर कुछ हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया है, तो पहले मिनिस्टर अपनी जवाबदेही समझ के रिजाइन देता था। रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो दिया, ममता बनर्जी दिया। तुम कारण बताते हो कि हमने 2 अधिकारी को निकाल दिया। अरे तुम कौन हो? तुम मिनिस्टर क्यों बने हो उसके? आप सोचो तो सही। तुमने राजीनामा देना चाहिए सबसे पहले। नैतिक जिम्मेदारी, तो शायद इतना प्रोटेस्ट हो, इतना सारा सब कुछ होता नहीं। अभी उन्होंने मांगा क्या? देखो, बॉम्ब स्फोट हो गए मुंबई में, विलास और राजीनामा दिया था, बराबर है। वो एक्सीडेंट हुआ अपना रेलवे का, ममता बनर्जी ने राजीनामा दिया था, बराबर है। पृथ्वीराज चौहान ने राजीनामा दिया था। इसके पहले भी जो भी होता था, कैलामिटीज पे लोग राजीनामा देते थे, मंत्री। आज नेचुरल कैलामिटीज नहीं है, तुमने बनाई हुई कैलामिटीज है ये। तुमने बनाया हो पूरा स्ट्रक्चर, आज तुम ही उसको खत्म करने पे तुले हुए हो, राजीनामा भी नहीं दे रहे हो। कुछ तो होना चाहिए। सरकार का भी समर्थन है सारा। और इसके सब बाद में तुम पहले तो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी कोर बॉडी रहती है, वो बोलते तुम रिजाइन दे दो करके। अभी वो विवाद भाई वही हो जाता, तो सारे काम में लग जाते। इतना विवाद पूरे देश में, देश की बात है, देश से विदेश में भी बातें जा रही, पूरे विश्व में बातें फैल रही कि यहाँ पे एग्जाम का ऐसा, शिक्षा संस्थानों पे कैसा विश्वास रहेगा? ऐसे कैसे रहेगा विश्वास? और मैंने परसों ही पढ़ा है चंदू कि आपके पंतप्रधान की सलाहकार है, एक नाम नहीं मुझे याद आ रहा है उसका, उसने बोला है कि 100 रुपए हुआ डॉलर, 100 रुपए। अरे सिर्फ वो जस्ट से नंबर 100 रुपए उसके लिए नंबर है खाली। मतलब हम बाहर जाए ही नहीं। पहले हम बात होती कि पहले हम 50 रुपए में बाहर जाते थे, एक डॉलर 60-70 रुपए कीमत थी। आज 100 रुपए होगी, डबल हो गया। कर्जा लेके हम बाहर जाते थे, कमाई डबल नहीं हुई आज। और वो बोलती है कि जस्ट नंबर। मतलब इन लोगों ने ही जाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, बाकी सब प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं। ये उन्होंने पूरी सिस्टम ऐसी बनाई कि प्रोटेस्ट ही ना कर सकेंगे ये, तो फिर क्या हो गया? टाइम ही नहीं उनके पास। आपने कहा कि जैसे मोबाइल में पड़े हैं, हर चीज में उसमें पड़े हैं। कभी वो नौकरी की भीड़ में पड़ा है, कभी राशन की लाइन में खड़ा है, कभी नोटों की लाइन में खड़ा है। मैं बच्चों को जब देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है वो दिन भर एक पीरियड होने के बाद में वो तुरंत मोबाइल पे लग जाते। पीरियड होने के बाद में तुरंत मोबाइल देखते थे, इसमें से कुछ मिलता क्या करके। और ऐसा होने के बाद में आप उनसे उम्मीद क्या रखेंगे कि ये रिवोल्ट कर सकते हैं? ये सब युवा पीढ़ी भी सारी अभी पूरी जो सिस्टम मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इतने सारे सब कहीं ना कहीं उसमें पूरे उलझे हुए। और इस सरकार को भी मालूम कि इसमें उलझे हुए। किसी के पास में खुद का सोचने का समय नहीं है। खुद का जब सोचता है तो परिवार का सोचता है, परिवार का सोचता है, युवा पढ़ाई का सोचता है। यानी इन सब चीजों से कि देश में क्या चल रहा है, हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए समय नहीं है। अच्छा, जो समय जिनके पास में समय रहता है उनको बोला जाता है कि फालतू लोग हैं। जैसे जनरली प्रोटेस्ट का हो गया, इसका हो गया, सारी चीजें हो गई। ये आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चे जो जिनको पढ़ाई कम करनी पड़ती, जिनको सारा रहता है, ऐसे लोग करते हैं। या फिर जिस कॉलेज की ग्रेड नहीं है उस कॉलेज के लोग जहाँ पे पढ़ाई, इस टाइप को। और एक्चुअली देश यही चलाते हैं। देश के भविष्य यही है। पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो एक जगह जाके जॉब कर लेगा, कहीं नौकरी लगे रहे कर। लेकिन जो देश चलाना, जो फेल्योर जिसको हम बोलते हैं, जिसको फेल्योर का अनुभव है, जिसने व्यवहारिक पूरी चीजें ली है, मार्केट में झटके का, यदि आप पॉलिटिकल आदमी समझो, कहीं इसमें समझो, बिजनेस में समझो, ऐसे ही लोग जाएंगे। तो इन लोगों से ही देश है। जो फेल्योर, जिसको आप जो आज कॉकरोच जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, भी है, इन लोगों से ही देश चलना। कॉकरोच बनाए किसने? कॉकरोच सरकार ने बनाया, निर्माण सरकार ने किया ना। कहीं और आज वो बहुत आसानी से, जिस दिन उन्होंने पहली बार कॉकरोच पार्टी बनाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, नेचुरल, उसके पहले भी यदि शायद इस्तीफा दे देते, भाई ये इतना बड़ा हुआ, ठीक है ना, मैंने इस्तीफा दे दिया, चार्ज तो उनके पास ही रहता ना। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट देना चालू कर दिया
कि काकरोच पार्टी ने ऐसा ऐसा जंतर मंतर पे इसलिए वो आ गए थे कि बाबा हाँ प्रोटेस्ट करने के लिए नीट के लिए आ गए, तो नीट का ही सब्जेक्ट करना था, उन्होंने वो बाकी के सब्जेक्ट निकाले। अरे वो जब प्रोटेस्ट होता है ना तो बाकी के सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली निकल के सरकार का फेल्योर सब जगह आएगा, पूरा सब जगह पे आता है। ऐसा नहीं कि वो वही चीज को पॉइंट आउट करेगा, उसके बाद में जब इकट्ठा हो जाते हैं ना, कोई ऐसा किया भी ना तो फिर उसका निकालते कि ये किसका आदमी था, किसने बोला। अरे किसी का भी आदमी हो, कैसे भी। अभी जो परिस्थिति है, नीट का पेपर फूटा, 22 लाख लोग बेकार। दूसरी बात उन्होंने राजीनामा मांगा मिनिस्टर का। उसके हम क्या बोल रहे हैं कि वो 300 थे कि 400 थे कि 500 थे। अरे नंबर गिन रहे आप, वो उससे क्या करना है? प्रोटेस्ट के लिए नंबर गिन रहे कि ये फेल्योर हो गए करके। अरे क्या तुम्हारी यंत्रणा कौन सी है? तुम कैसा सोचते हो कि वो फेल्योर हो गया, उनका वो मोर्चा बराबर नहीं निकला? वो फेल्योर है ना, कोई राजनीतिक पार्टी तो थी। राजनीतिक पार्टी में क्या होता, जहां भी भीड़ कैसे जमा की जाती आपको मालूम है, आपने भी कई सभाएं अटेंड बराबर है। हाँ, भीड़ कैसे जमा की जाती। अब विद्यार्थी उस ढंग से नहीं आते ना, कहीं पे आना, ये तो स्वयं उत्स्फूर्त होकर आए हुए लोग हैं। हाँ, कहीं आपको जमा करना है, आपने बहुत ये किया, ये करना, वहां नहीं आते तो आपका फेल्योर गिने जाता। बराबर है। यहाँ तो स्वयं सारे लोग एक सिर्फ उन्होंने किया कि आना करके, यहाँ तो उन्होंने बोला आना कैसे, 100 रुपए आटा खर्चा करके खुद आओ। और मुझे लगता है कि ये मैनिपुलेशन जो हो रहा है ना आजकल किसी भी चीज का, कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, तो मीडिया सोचती है। मीडिया को एक टास्क दिया जाता है और वो टास्क के तहत वो विषय को कैसे अलग अलग करना है, किस लोगों को चर्चा में लेना है, किसको चर्चा में लेना है, नहीं लेना है, किसको बोलने नहीं देना है, किसको रोकना है। मतलब मुझे ये देश समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, वीडियो गेम बन गया पूरा देश। फिर भी चल रहा है, भगवान है, विश्वास करना पड़ता है आपको कि भगवान है। मुझे तो लगता है कि ये जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हमारे पे बहुत। क्या क्या सुझाव देंगे आप एजुकेशन? सबसे पहला कि कोचिंग क्लासेस, सब कोचिंग क्लासेस से दूसरा बहुत सारी प्रॉब्लम है। बच्चे 16 घंटे अभी एक तो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम एक होनी चाहिए। अरे मैंने इन 4 साल में 50 बार मैंने सिस्टम बदलते हुए देखा। कभी एनईपी, सीबीएसई, ये प्रयोग चालू है, बदलना नहीं, प्रयोग चालू है। वो प्रयोग में बेचारे बच्चों को पता नहीं कि आज इस साल मेरे को ये सब्जेक्ट है, अगले साल मेरे को कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, तीसरे साल मेरे को कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। आज वो बोल रहे हैं कि तुम एनईपी के माध्यम से तहत पूरा पढ़ाओ। बराबर है, एनईपी में क्या है ये टीचर्स को समझ में नहीं आता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इतना कर दिया सिस्टम में कि तुम वो पॉइंट का सिस्टम कर दिया, मार्किंग का सिस्टम अलग कर। हमारे वक्त जो सिस्टम ग्रेड हमारे वक्त जो सिस्टम था, वो सिस्टम ऐसा था कि 100 में से मुझे 80 मार्क मिल गए तो मैं मेरिट में आ गया, 60 मार्क मिल गए तो मैं फर्स्ट क्लास में आ गया। आज वो बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा हूँ, क्या हूँ। तो बच्चों को नहीं समझता कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मैं सेकंड क्लास हूँ, या थर्ड क्लास हूँ, या मैं मेरिट हूँ, वो खुद को नहीं जानता। तो ऐसे वक्त में आज सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। वो एजुकेशन में सिंप्लीफाइड होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बहुत कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ गए। बराबर है। और उसमें जो टारगेट करना था, हमको क्या बनना है, वो टारगेट मेरा पहले अच्छा था ना, 10+2+3 यानी आपको 10वीं के बाद में कॉमर्स साइंस और आर्ट्स सेक्शन हुआ करते थे। बराबर, 3 सेक्शन में आगे सब सेक्शन निकल जाते हैं। 10वीं के बाद में 2 साल, हाँ, उसके बाद में 10वीं के बाद में 2 साल 11वीं 12वीं, उसके बाद में 3 साल डिग्री के लिए, उसके बाद में 11वीं 12वीं में उसको डिसाइड हुआ था क्या करना है, उसको कौन सी फैकल्टी में जाना, उसी फैकल्टी में आगे जाना पड़ता था। एग्जैक्टली, तो बराबर जाता था। आजकल ठीक है, हो गया, तुम सुधार ला रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हमको यूरोपियन जैसा यहाँ पे सिस्टम लाना है, लेकिन आपको पता है सुविधा दो, फैसिलिटी दो, वैसी सुविधा दो, फैसिलिटी, तुम ये सब कुछ करते हो और तुम फिर ग्रांट निकाल देते हो उस स्कूल, मतलब वो स्कूल बंद कर देते हो। तुम्हारे हिसाब से करो। हाँ, महाराष्ट्र में तुमने कितने मराठी स्कूल बंद कर दिए। मेरा खुद का मराठी स्कूल बंद हो गया, बच्चे नहीं आते। मराठी को प्रमोट करते हैं, और मराठी को राज ठाकरे बोलते मराठी नहीं बोलेंगे तो महाराष्ट्र छोड़ दो। तुम एक जगह पे तुम मराठी प्रमोट के लिए, इसके लिए आपका आंदोलन क्यों कि मराठी की स्कूलें बंद हो रही। आप मेरा खुद का स्कूल बंद हो गया। आप खुद भी सारा ये करते हो कि भाई मराठी नहीं बोलता उसने महाराष्ट्र में लेना, बीच में चला टैक्सी वाले मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ जिस चीज से मराठी सीखी जाती, आपने भी बताया जिस चीज से मराठी सीखी जाती वो स्कूल, फिर आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वही ना, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आपके साहब क्या? नहीं, वो
ठाकरे साहब जितना उनसे हो सकता है उतनी तो वो कोशिश कर रहे तो बंद नहीं होने देगा कम से कम। हर बार वो मराठी के बारे में बोलते हैं। हाँ। उनका जब वो स्पीच करते हैं तो स्पीच ही उनका आंदोलन होता है। जब वो कार्टून्स करते हैं उसमें वो मराठी के बारे में बोलते हैं। लेकिन मैंने दूसरी रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं, रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि सब तुमने बोल दिया ना कॉकरोचेस बन गए करके। हाँ। तुमने बोल दिया ना, मैंने आपको बताया ना कि पूरी पीढ़ी किसमें है, आज मोबाइल के अंदर है। मोबाइल के अंदर है। किसी को मानती ही नहीं। साल भर मोबाइल बदलना भी तो टारगेट है, अगला मोबाइल ही आना मेरे को। किसी को मानती ही नहीं। एप्पल का मोबाइल लॉन्च होता है तो 8 बराबर है। लाइनें रहती है। हाँ, आज बाला साहेब ठाकरे होना बहुत मुश्किल है। आज वल्लभ भाई पटेल होना बहुत मुश्किल है। आज नेहरू होना बहुत मुश्किल है। गांधी तो बन ही नहीं सकते, बराबर है, क्योंकि उनके पास में जनता थी। जनता थी, एक आइडियोलॉजी थी उनकी। आइडियोलॉजी आज भी गांधी की विचारधारा चलती है। बराबर है। आज भी ऐसा नहीं कि विचारधारा नहीं है, विचारधारा चलती है। आज भी चलती है। बाहर जाते हैं तो गांधी के देश के नाम से जाना जाता है। हाँ, विचारधारा चलती है। लेकिन क्या है कि पब्लिक को कोमा में डाल दिया। वो पब्लिक को कोमा में कैसे निकले, नपुंसक बना दिया। नपुंसक बना दिया, पूरा कोमा में डाल दिया। और हम उनको ही चिढ़ा रहे हो। और रिमोट कंट्रोल है इनके पास। हम उनको ही चिढ़ा रहे हैं। तुम कॉकरोच हो, तुम कॉकरोच हो। कॉकरोच बनाया तुमने और तुम बोल रहे कि ये कॉकरोच है तो वो तुम्हारे आंखें में आएंगे क्या? आएंगे। लेकिन आज तो वो भी तुम बोल रहे कि यार 300 ही कॉकरोच आ गए, 400 ही कॉकरोच आ गए, 500 ही कॉकरोच आ गए। ये ऐसी गिनती तुम कर रहे, मतलब तुम मैनिपुलेट कर रहे, तुम देश को गुलाम समझ रहे हो। इस देश को उसको जो गलती है उसको माने है ना, दूसरों की गलती दिखाने से हमारी गलती नहीं छुपती। हाँ। लेकिन ये बोलते तुम्हारे पास नहीं है, तुम केजरीवाल के हो, तुम उसमें थे, तुम इसमें हो। अभी आज मैंने पूछा कि कहीं, अरे बोले अमेरिका से आया नहीं, वहां से भगा दिया। बोले हाँ, भगा दिया। हाँ। और तुमने वो लाड़की बहन लाई। हाँ। लाड़की बहन में तुमने बहुत सारे जितनी भी लाडली बहन थी उनको तुमने पैसे दे दिए। ठीक है, बाद में बोलते हो नहीं नहीं ये जरा गलत हो गया, वो जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनको तुमने हटा दिया। पहले फिर चुपचाप हटा दिया, शॉर्टिंग चालू कर दी। तो वो जो पैसे थे हमारे, वो तो हमारे पैसे थे ना, तुम्हारे थोड़ी थे। तुमने तो अपने को मत मिले करके पैसे दे दिए। उसके बाद में और तुमने 80 लाख उसमें के बहने हटा दिया। फिर तुमने किया क्या था? ये लाडली बहन किया क्यों? वोट के लिए। ये तो सबको दिख रहा है ना। बराबर है ना। पैसे किसकी यूज हुए? हमारे। तुम्हारे पैसे यूज करना था ना। आज भी एजुकेशन संस्था में जो पैसे जा रहे हैं, लोग नहीं पढ़ रहे, बाहर एक टाइप से बोलते हो एनईपी में है, वृक्ष संरक्षण का तुम कोर्स बनाते हो, तुम बोलते हो कि वृक्ष का संवर्धन करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? खुद ही वृक्ष तोड़ रहे हो। वो क्या समझेगा? ये सब्जेक्ट लेके क्या फायदा? तुम हमको दोहरी नीति है। हमने एक को बोलते लगाओ, एक को बोलते काटो। हाँ, ये कौन सी नीति है? जब तक युवा वर्ग सच में उठेगा नहीं, ये युवा वर्ग सच में रास्ते पे नहीं उतरेगा, सच में रिवोल्ट नहीं होगा, इस भारत में जब तक क्रांति नहीं होगी, ये नहीं सुधरेगी। और क्रांति के लिए एजुकेशन सिंपल एजुकेशन। थे विजय राउत, जो आखिरी में हम कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि आज का युवा भटका हुआ युवा है, उसके पास में मोबाइल में इतने सारे सोचने को समय है कि वो खुद के लिए सोच नहीं पाता। अब जयप्रकाश नारायण सरीखे नेता की जरूरत है, जिन्होंने युवा को पूरा जगह के सरकार के तख्त बदल दिए थे। लेकिन तब माना जाता, किसी का विरोध भी मायने रखता था। आज किसी का विरोध भी मायने, हालांकि ठीक है, क्योंकि विरोध करने वाले की जो ताकत होनी चाहिए, जैसे सर ने बताया कि सिर्फ इंटरनेट पे विरोध करके नहीं होता। इंटरनेट पे विरोध किया, मैंने लाइक कर दिया, मैंने फॉलो कर दिया, हो गया। ये विरोध नहीं है। वो तो बैठे बैठे कोई भी एक जगह से आप 50 मोबाइल में 50 मोबाइल में वो फॉलो हो जाता है। लेकिन जहां रियल में जाना पड़ता है, ठीक है, 500 की गिनती 700 की गिनती महत्व रखती है। जब एक भीड़ जमा होती है तो भीड़ के पीछे जो तंत्र चलता है, क्योंकि भीड़ बहुत कुछ बदल देती है, वो भीड़ जमा करना, उसके लिए युवाओं के पास में समय यानी पढ़ाई से बाहर, अपने प्राथमिक जरूरतों से बाहर, इन सब चीजों से बाहर जब तक नहीं निकला, जब तक मोबाइल से बाहर नहीं निकलेगा, जो कि अभी उसकी कल्पना कर पाना भी मुझे लगता है कि बेमानी है कि मोबाइल में से कभी बाहर निकलेगा। क्योंकि पढ़ाई का दबाव, साथ में नौकरी का दबाव, उसके बाद में बेरोजगारी का दबाव, हर चीज का दबाव युवा आज भुगत रहा है। इन चीजों से बाहर सरकार भी शायद इन्हें निकलने देना नहीं चाहती, क्योंकि निकले तो विरोध हो। अब विरोध के लिए इनको कहीं का खुद का एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कॉकरोच पार्टी कॉकरोच जैसा है, अब विरोध इनका कितना टिकता, क्या टिकता, क्योंकि किसी भी विरोध में सरकार का समर्थन और सरकार का साथ नहीं रहता।
और कोई भी काम आज करना है तो सबसे बड़ा अर्थतंत्र आता है। आपको पार्टी खड़ी करनी है, आपको विरोध प्रोटेस्ट करना है तो भी पैसा लगता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और आके इन चीज को पैसा लगाए कौन? क्योंकि कोई भी राजनीति पार्टी रही तो अपने फंड में से पैसा लगा देती है, लेकिन एक नई राजनीति हुए, विद्यार्थी नेता भी है, प्रफुल्ल महंत भी हुए, बाद में जयप्रकाश नारायण ने भी पूरा विद्यार्थियों का, उस टाइम पे युवा का सपोर्ट किया था। जब नेता हुआ करते थे, अब नेता नहीं, अब डायरेक्टर लोग हैं। डायरेक्टर लोग अपने फायदे की सोचेंगे, नेता देश की सोचता है। डायरेक्टर से नेता बनने का सफर वापस आज की युवा पीढ़ी को करना पड़े। युवा पीढ़ी इसमें से बाहर क्यों हो गई? जैसे सर एक और मुद्दा मैं इसमें लेने वाला हूँ। युवा पीढ़ी का जो राजनीति के प्रति रुझान था, जो इंटरेस्ट था, जो सीखना होता था, वो सबसे बड़ा कॉलेज इलेक्शन। बहुत जगह देश में कॉलेज से जो चुनाव होते थे वो बंद कर दिए, जहां उसे राजनीति सीखने को मिलती थी और क्या सही है क्या गलत है यह वह सारे वहां पे लीडर्स बताए। ये सारी चीजें खत्म कर दी गई, क्योंकि आज राजनेता का बेटा ही नेता बनेगा, राज परिवार से ही लोग आएंगे। जनरल जो आम लोगों में से जो नेता बनते थे वो नेता बंद कर दिए गए, और यदि बनता है तो उनका कॉर्पोरेट पार्टी से का हाल होता है। एक नया मुद्दा आगे हम यहाँ से आज से जोड़ना शुरू करेंगे। क्या महाविद्यालय में वापस चुनाव होने चाहिए जैसे पहले होते थे? इस मुद्दे पे हम चर्चा आपसे करते रहेंगे। फिर वापस मिलेंगे हम नए सब्जेक्ट में, नए विषय के साथ में। मुद्दा अभी भी बाकी है, ये सॉल्व होने वाला नहीं है जब तक शिक्षा की सिस्टम नहीं बदलेंगी, जब तक कोचिंग क्लासेस का मॉनिटरिंग नहीं होगा, ये मुद्दा चालू रहेगा। कल पेपर नहीं फूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कल सीबीएसई में वापस पेपर जांच में प्रकरण से आएंगे, कोई गारंटी नहीं। सरकार इस चीज की कोई गारंटी नहीं लेती, लेकिन सरकार को मॉनिटरिंग खुद के इस पे भी करनी चाहिए, खुद के मिनिस्टरों पे भी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर किसी अधिकारी और पदाधिकारी से हुई है, इसकी जांच करके। और एक छोटा सा इस्तीफा है जिससे सरकार नहीं गिरती थी, यह निर्णय क्यों नहीं ले गया, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार।